हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम कर रहे हैं लूसेंट का रिवीजन। लूसेंट के हर पार्ट का हम रिवीजन करेंगे, अच्छे से उसको याद करेंगे। पहले हमने शुरुआत की है इतिहास से, क्योंकि इतिहास आपका सबसे ज्यादा बड़ा है और वो ज्यादा भूलता भी है। याद भी करो, बार बार रिवाइज करो, फिर भी भूल जाता है। तो हमने स्टार्ट किया है इतिहास वाले पोर्शन से। और जहां कहीं भी पेपर में आपको जीएस वाला पोर्शन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर जगह आपको लूसेंट जो है बड़ी काम आती है। इसलिए इसे पढ़ना, इसे अच्छे से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर और हो चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। आपका बहुत शुरुआत से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है लूसेंट के पहले पेज से पढ़ना, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। शुरुआत करने के पहले एक मोटिवेशनल थॉट लेकर चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीजें दिख रही हैं। एक है ऐसे स्ट्रेट लाइन है जो दिखा रही है सक्सेस। ये लिखा हुआ है नीचे व्हाट पीपल थिंक इट लुक्स लाइक, मतलब लोगों को क्या लगता है कि सक्सेस कैसी है। बिल्कुल एक सीधा रास्ता है, उस पे यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में ये ऐसा रास्ता होता है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से, बहुत अलग अलग तरीके से अपने सक्सेस को पाना होता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे। मैं आपको जितनी चीजें पढ़ाती हूँ उसको रिलेट भी कराती हूँ। रिलेट कराया या ट्रिक बताई, आप जो भी समझिए उसे। तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, तो और कुछ बच्चों को वहीं पे लगता है कि क्या हर बात पे ट्रिक बना रही है, ये तो ज्यादा टफ हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका ऐसे नहीं होता कि पहले जिसने सिलेक्शन लिया है सेम उसी रूटीन को, हर एक चीज, हर एक बुक्स उसी तरीके से फॉलो करके आप भी सक्सेस पा सकते हैं, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका तरीका अलग होगा। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है हमारा? कि हमारा लास्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो लूसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे भी याद करें, ट्रिक से करें या नॉर्मल उसको पढ़ के करें, बार बार रिवाइज करके करें, अल्टीमेटली उद्देश्य उसको याद करना है। वैसे भी यूट्यूब में से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे चैनल और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जहां पे बहुत सारे फैक्ट बताए गए हैं, पूरी लूसेंट बताई गई है। लेकिन आपको याद कितना रहता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। अब स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हमारा पुरातात्विक साक्ष्य स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसको स्टार्ट करने के पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगी लास्ट टाइम के, मतलब हम जितना भी अभी 3 लेक्चरों में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन खुद बताना है या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। रिवाइज करना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी है कि नहीं है। आपको बताना है जो कथा वस्तु है वो किस धर्म से रिलेटेड है, ये जो आपकी पुस्तक है वो किस धर्म से रिलेटेड है। दूसरा आपको बताना है कि आपका जो सामवेद है, सामवेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बताना है आपको कि जो मौर्य वंश से रिलेटेड ऐसी कौन सी पुराण है जिसमें मौर्य वंश से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको करना है कि आपका एक कर लेते हैं अलबरूनी से। अलबरूनी जो है, अलबरूनी वो किसके समय में भारत आया था, मतलब या किसके साथ भारत आया था, ये क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं कल। पांचवा क्वेश्चन आप बताइएगा इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता वो किस राजा के टाइम पे भारत में था या किसके शासनकाल में वो जो काजी नियुक्त किया गया था, आप ये बताइए। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है इब्न बतूता के बारे में, तो आप ये बताइए। अगर आप इतनी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, मतलब आपने सारी चीजें याद कर रखी हैं। अगर आपको कुछ किसी में भी डाउट हो रहा है तो आप एक बार लूसेंट उठाकर रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 2000 साल से या उससे पहले से जिंदा आदमी है तो उसी से पूछ लें कि बताओ क्या हुआ था भाई, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। हमें कैसे पता चलता है? या तो हमें कुछ लिखा मिल जाएगा तो पता चल जाएगा, या तो हमें खुदाई करने पे कुछ मिल जाएगा तो पता चलेगा। खुदाई करने को कहते हैं, या खुदाई करने से मिला, या मान लीजिए कोई पुराना मंदिर है, कोई महल है, तो ये चीजें आती हैं आपके आर्कियोलॉजी में, है ना। पुरातात्विक जितने भी सोर्सेस हो गए उसमें आते हैं। और लिखे हुए में आपके, जैसे मैंने अभी आपको जितने भी लिखित वाले साक्ष्य हैं, लिटरेरी वर्क है, वो बताया। उसमें भी आपको मैंने बताया कि कुछ धार्मिक हैं, धार्मिक चीजों में भी पुराण हो गया, वेद हो गया, इनमें भी हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है।
और कुछ आपके गैर धार्मिक हैं। तो ये जो आपका लिखित सोर्सेस है लूसेंट में जितना दिया हुआ है वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें बढ़ना है इसकी तरफ, खुदाई की तरफ, मतलब यहाँ पे हम पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ने वाले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे। अब आपको मैंने ये बताया कि इतिहास जो है हमें पता ही चल रहा है सिर्फ कि मतलब कोई अगर लिखा हुआ सोर्स है उससे या कुछ हमें खुदाई करके मिल गया उससे, नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे उस टाइम पे कौन सा राजा था, कितने एरिया में फैला हुआ था उसका साम्राज्य, या छोटा सा राजा था, उसका मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सोर्सेज हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको बुक्स पूछी ही पूछी जाती हैं। उसके अलावा आपको पुरातात्विक एविडेंसेस जो हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो भी जरूर पूछे जाते हैं। अभिलेख उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्कों के बारे में या उसके अलावा आप महल के बारे में देखिए, स्मारक के बारे में देख लिए, वो कम पूछता है, लेकिन आपसे अभिलेख जरूर पूछता है। तो ऐसा मान के चलिए कि जो हम अभिलेख ये पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक अभिलेख बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी एक एग्जाम में आए हैं, ये हर जगह में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब जितने भी ऐसे स्टेट्स देखेंगे वहां सब जगह 2 से 3 बार ये पूछे जा चुके हैं। वनडे, आपको भी पता है वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, टीचर के लिए एग्जाम हो गया, पीएससी से रिलेटेड एग्जाम हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज अच्छे से याद करनी है। ठीक है, जिसे समझ में आता है रिलेट करके वो वैसे पढ़ेगा, जिसे रिलेट करना नहीं पसंद है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन चीजें लिखी हैं। सबसे पहला आपका एक अभिलेख आता है। अच्छा, पहले ये हम देखें कि अभिलेख होता क्या है। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन जो है ये होते क्या है। अभिलेख मतलब लिखा हुआ, यहाँ पे है ये लिखा हुआ। ठीक है, इसको आप बहुत ही सिंपल भाषा में ये मानिए कि ये है लिखा हुआ। अब लिखा हुआ मतलब किस पे लिखा हुआ, तो या तो ये लिखा हो सकता है किसी पत्थर पे, है ना, तो यहाँ पे पत्थर पे लिखा हो सकता है, या किसी गुफा के अंदर किसी पत्थर पर लिखा हो सकता है, तो हम फिर वहां गुफा से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई गुफा में लिखा हुआ था, या किसी ताम्र पत्र पर, तांबे का कोई पत्र है उस पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको या तो किसी स्तंभ पे मिल सकता है, मान लीजिए कोई पत्थर का स्तंभ है, अशोक के टाइम पे जैसे होता था, अशोक ने मैक्सिमम ऐसे बड़ा सा एक पत्थर का स्तंभ बनवाया, उसी में लिखवा दिया, है ना। तो याद रखिएगा ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो हम स्तंभ लेख बोलेंगे, उसमें भी जो लिखा होगा वो अभिलेख कहलाएगा। तो स्तंभ लेख और अभिलेख में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं आपको ताम्रपत्र मिलेगा, कहीं कहीं अभिलेख लिखा हुआ मिलेगा, उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और आपको शब्द मिलेगा प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, प्रशस्ति मतलब यहाँ मतलब सिर्फ प्रशंसा होता है, याद रखिएगा प्रशस्ति का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। अब आपकी जो प्रशस्ति है, प्रशंसा है, वो स्तंभ में भी जब हम लिख रहे हैं वहां पे भी हो सकती है, जब हम उसको गुफा में कहीं पे लिख रहे हैं वहां पे भी हम किसी की प्रशंसा लिखेंगे, किसी राजा की प्रशंसा लिखेंगे तो वो भी आपकी प्रशस्ति कहला सकती है, और किसी ताम्रपत्र पे अगर लिखते हैं और प्रशंसा लिख दिया तो वो भी आपका प्रशस्ति कहलाएगा। मतलब प्रशस्ति अलग शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा, लेकिन अभिलेख आपके इनमें से कोई भी हो जाएंगे। अभिलेख मतलब लिखा हुआ, अब लिखा कहाँ है इस पे डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहली चीज जो आपको लूसेंट में मिलती है वो मिलती है वोगज कोई, एशिया माइनर। ये जो अभिलेख है, एशिया माइनर जगह जो है लगभग आपके तुर्की के आसपास है, तुर्की कहिए, तुर्किये कहिए या टर्की कहिए, तुर्की के आसपास आपको ये इलाका मिलेगा। वहां पे हमें एक अभिलेख मिला जिसका नाम है बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई जो है वो लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1400 बीसी की। यहाँ पे अभिलेख में क्या है, वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। वैदिक देवता हो गए आपके इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। याद रखिएगा ये जो आपको 4 नाम मिले हैं ये वैदिक देवताओं के हैं। कहाँ मिले हैं हमें मिले हैं तुर्की वाले इलाके में, बहुत दूर इंडिया से, और उसका नाम क्या रखा है हमने, बोगज कोई। अब बात ये आती है, कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि आर्य जो थे, आपको ये टाइम दिखेगा कि ये आर्यों के आसपास का इलाका है, टाइम है ना, उसी टाइम पे माना जाता है कि आर्य भारत में आए रहे होंगे। तो कुछ लोग मानते हैं कि आर्य इस टाइम पे भारत से तुर्की वाले इलाके में गए थे या उस वाले इलाके में गए थे।
इसीलिए उन्होंने, क्योंकि अब भारत से जाएंगे तो भारत में जैसी संस्कृति वो फॉलो कर रहे होंगे, उनके वैदिक, जैसे उनके देवताओं का नाम अगर इंद्र होगा, तो जब वो तुर्की वाले इलाके में जाएंगे तो भी अपने भगवान का नाम इंद्र ही रखेंगे। तो कुछ लोग मानते हैं कि भारत से जो है ये लोग इस वाले इलाके में गए थे, है ना, जो आपके यहाँ के आर्य हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य भारत के ही हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं भाई, ये तुर्की वाले इलाके से भारत में आए थे, तो जो आपके आर्य हैं वो विदेशी हैं, वो तुर्की वाले इलाके से भारत में आए थे। इसीलिए तुर्की में जब वैदिक जो देवता थे, सेम वही देवता फिर आपको ऋग्वेद में मिलेंगे, सेम वही नाम मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। अब आपको इस मुद्दे में तो पढ़ना नहीं है, आपको तो पेपर में बस 4 ऑप्शन देके टिक करना है। तो यहाँ पे आप रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट ये करिएगा, जब हम 1400 याद नहीं रखने की जरूरत है, आप ये रिलेट करिएगा कि हम यहाँ पे ऋग्वेद के देवताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र की बात कर रहे हैं। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वेद में, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम इंद्र की बात कर रहे हैं, तो आपको रिलेट क्या करना है? आपको रिलेट करना है यहाँ पे एशिया माइनर। माइनर का आप सिर्फ माइनर उठा सकते हैं कि आप यहाँ पे माइनर है, और यहाँ इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये चारों नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया इनमें से कौन सा जो देवता है उसका वर्णन नहीं है, इसलिए नाम याद करना जरूरी है। तो नाम कैसे याद करेंगे? इंद्र जो है वो और वरुण, इंद्र और वरुण दोनों क्या है? दोनों आपस में मित्र हैं, ठीक है, दोनों मित्र हैं। और दोनों मित्र क्यों हैं? क्योंकि दोनों क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। नासत्य का आप सिर्फ सत्य उठा सकते हैं। तो यहाँ पे इंद्र और वरुण दोनों दोस्त हैं, दोनों मित्र हैं, है ना, दोस्त नहीं मित्र हैं। मित्र क्यों है? क्योंकि दोनों क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं, ठीक है। अब सत्य बोलते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि दोनों क्या है? अभी माइनर हैं, है ना, ये भी याद रखना है, माइनर है और काफी बोकस बातें करते हैं। हम बोकस बोलते हैं ना कि बहुत बोकस या बेकार बातें करते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि दोनों माइनर हैं और दोनों बोकस बातें करते हैं। इंद्र और वरुण जो दोनों क्या है? मित्र है। दोनों मित्र क्यों है? क्योंकि दोनों सत्य बोलते हैं, लेकिन दोनों माइनर हैं अभी और दोनों बहुत बोकस बातें करते हैं। ये रिलेट हो जाएगा आपका बोगज कोई एशिया माइनर। 1400 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं जब ऋग्वेद के टाइम की, और यहाँ पे वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ठीक है। अगर आपको रिलेट नहीं भी होता है, फिर भी मैं जो फैक्ट है कम से कम 3 से 4 बार बोलती हूँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर बार बार आप सुनते हैं ना तो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फोकस करिए कि आपको वो चीज याद होनी चाहिए, कैसे याद होती है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख। अब यहाँ पे आपको कहीं कहीं मिलेगा बेसनगर स्तंभ लेख, स्तंभ से आपको पता ही चल रहा है कि स्तंभ पे बना होगा, ठीक है, या इसको गरुड़ स्तंभ लेख भी बोलते हैं, बेसनगर हटा दिया, ठीक है। तो ये आपको दोनों नाम मिल जाएंगे। ये मिलेगा कहाँ पे? आपको विदिशा, मध्य प्रदेश में। आप यहाँ पे चाहें तो सिर्फ मध्य प्रदेश भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक मध्य प्रदेश वाले हैं उन्हें तो लोकेशन एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी कि वो विदिशा में है ना, विदिशा, बेसनगर। तो यहाँ पे स्तंभ कौन सा है? गरुड़ स्तंभ है। और यहाँ पे लेख जो है ये लिखवाया किसने, बनवाया किसने? तो यमन का राजदूत आया था हेलियोडोरस, ये व्यक्ति आया था। यमन मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रीक्स की बात हम कर रहे हैं, यूरोप से आया था हमारे यहाँ आता है, विदिशा में स्तंभ लेख बनवाता है, और उसको क्या बोलते हैं? गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो भागवत धर्म से रिलेटेड है। भागवत धर्म मतलब विष्णु जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि इतना ज्यादा उस टाइम पे भागवत धर्म का प्रचार प्रसार रहा होगा, इतना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि वो यमन से आ रहा है व्यक्ति, राजदूत जो आ रहा है वो प्रचार प्रसार कर रहा है किसका? भागवत धर्म का, ठीक है। इस टाइम पे राजा जो है भागभद्र था। तो ये जब आप डिटेलिंग पढ़ेंगे तो और जानेंगे, अभी सिर्फ हम अभिलेख देख रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पे बेसनगर जो है वो गरुड़ स्तंभ लेख है, या गरुड़ स्तंभ लेख या बेसनगर स्तंभ लेख, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में है। फिर उसके बाद याद रखना है कि ये हेलियोडोरस ने बनवाया था, ठीक है। और ये भागवत धर्म से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस धर्म से रिलेटेड है। वैसे भी आप देखेंगे भागवत धर्म और यहाँ पे गरुड़ तो कहीं ना कहीं विष्णु जी से रिलेट हो जाएगा। तो जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो वो इससे भी पता कर लेगा कि अगर गरुड़ है मतलब हम भागवत धर्म की बात कर रहे हैं। याद कैसे करेंगे? विदिशा का तो आप विदेश कर सकते हैं, है ना, विदेश। विदेश से कौन आया था? हमारा ग्रीक आया था हेलियोडोरस।
यहाँ डोरस का आप ये भी कर सकते हैं कि ये डोरा डालने आया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये जो आपका विदेश से आया था वो क्यों आया था, डोरे डालने आया था, ठीक है। डोरे डालने आया था, और डोरे डालने आया था किस पे, गरुड़ पे, ठीक है, गरुड़ पे बैठ के आया था। तो विदेश से एक आदमी आया, डोरे डालने आया था, बढ़िया गरुड़ में बैठ कर आया था, जिससे लोग इंप्रेस हो जाएं, लड़कियां इंप्रेस हो जाएं, है ना। लेकिन उसका बेस नहीं बना, बेस नगर का आप ये कर सकते हैं कि बेस नहीं बना, आया तो था अपने मध्य प्रदेश में लेकिन बेस बना ही नहीं उसका, तो उसको वापस जाना पड़ गया। और आप चाहें तो इसी में फिर भागवत मतलब इंक्लूड कर सकते हैं कि उसको फिर क्या हुआ कि वो उसने भागवत सुनी और फिर भागवत सुन के लौट गया, वो धर्म में लीन हो गया, पटाना वटाना मतलब भूल ही गया वो, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। बेस नगर जो है आपका स्तंभ लेख या अभिलेख कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा विदिशा में, उसको गरुड़ स्तंभ लेख भी बोलते हैं। बनवाया किसने, हेलियोडोरस ने। उसके अलावा किस धर्म से रिलेटेड है, तो भागवत धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया आपका विदेश से आया हुआ, गरुड़ में बैठ के आया था डोरे डालने के लिए, लेकिन उसने भागवत सुनी और फिर अपना जो उसका बेस बन नहीं पाया और फिर वापस लौट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस नगर। फिर आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख ये किससे रिलेटेड है, पहली बात तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है, और कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, वैसे भी कलिंग जैसे ही आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि हम उड़ीसा वाले इलाके की बात कर रहे हैं। और हाथी गुम्फा जो है वो खारवेल से संबंधित है, और यहाँ पे सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। भारतवर्ष जो वर्ड है वो यहाँ पे मिला है आपको पहली बार, ठीक है। अब इसको आप रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी जो एक एक लाइन है, हाथी गुम्फा उड़ीसा में है, खारवेल यहाँ पे एक और है कि जो खारवेल है वो चेदी वंश से संबंधित है। तो एक और आपको पॉइंट ऐड करना है कि खारवेल है, चेदी वंश से संबंधित है, भारतवर्ष यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे, रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हाथी की, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाथी की। हाथी कहाँ रहता है, हाथी है कलिंग में। कलिंग में आपको क्या मिलेगा, एक हाथी मिलेगा। कलिंग में जो हाथी है वो क्या कर रहा है, भारत उसको क्या करता है, हमेशा बेल खाना में देता है, बेल खिलाता है, मतलब खारवेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। खारवेल जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं कि उसको बेल खिलाता है, खारवेल से यहाँ पे खिलाता है। कौन खिलाता है, भारत। या फिर आप यहाँ पे अब जैसे खारवेल चेदी वंश तो इंक्लूड हुआ है नहीं, चेदी, तो चेदी का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि छेद कर करके खिलाता है। या अगर रिलेट नहीं होता है तो इसको बिल्कुल रहने ही दीजिए, ऐसे भी कुछ बच्चों को लगता है बहुत एक्स्ट्रा हो गया। तो ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका हाथी है कलिंग में रहता है, इमेजिन कर सकते हैं हाथी है कलिंग में रहता है, उसको भारत जो है बेल खिलाता है, तो खारवेल हो गया, हाथी गुम्फा हो गया, भारतवर्ष मिला है, कहां से है, कलिंग राजा है। याद रखिएगा कलिंग का हाथी है, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका उड़ीसा राज्य। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतवर्ष भी याद रखना है, चेदी भी याद रखना है, उसके अलावा कलिंग का जो राजा है खारवेल वो भी याद रखना है, और हाथी गुम्फा भी याद रखना है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। अब देखिए ताम्रपत्र में लिखा हुआ है लेकिन अभिलेख है लिखा हुआ है, इसलिए हम अभिलेख भी ऐड कर रहे हैं उसमें। तो सोहगौरा जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हमें जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब यहाँ पे अकाल, अकाल की जानकारी मिलती है। अब आप देखेंगे कि अकाल, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप देखते हैं बहुत अकाल पड़ रहा है ना, बहुत बहुत सारे लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, तो वो आप अकाल पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास में इसकी जानकारी पहली बार कहाँ मिलती है, हमें मिलती है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में। अच्छा, यहाँ पे ये अभिलेख जो हैं, जो सिक्के हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमारा लिखित साक्ष्य है उससे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए लिखित साक्ष्य बहुत पुराने होते हैं, उसमें कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया, राजा के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें लिख दी, अब आपको रियल में पता ही नहीं है कि सच कितना है और अतिशयोक्ति कितनी है। लेकिन आप देखेंगे जैसे अभिलेख हो गया, सिक्के हो गया, मंदिर हो गया, महल हो गया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो बिल्कुल प्योर मिलती है। जो अभिलेख में अगर मान लीजिए ऐसे कुछ लाइन लिखी है, 2-3 लाइन, किसी ने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश भी की, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे छेड़खानी की गई है ना, कुछ चेंज किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक लिखी
और 10 साल बाद उस बुक में 10 पन्ने और ऐड कर दिए, फिर 20 साल बाद और 10 पन्ने ऐड कर दिए, तो लास्ट में जब हमारे पास आएगी 2-3 हजार साल बाद, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में था कितना और इतिहास जो उसमें लिखा है या जो भी जानकारी उसमें लिखी है वो सही कितनी है। तो इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपके पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, तो सोहगौरा जो है वो पहली बार बताता है कि हमारे भारत मतलब सर्वप्रथम जो जानकारी देता है वो किसकी देता है, अकाल की देता है। और ये भी बताता है कि अकाल से निपटने के लिए जो अन्य के क्या बनाए गए थे, 3 यहाँ पे कोष्ठागारों को बनाया गया था। मतलब यहाँ पे जैसे आज के टाइम पे हम बफर स्टॉक बना के रखते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसको गवर्नमेंट स्टोर करके रख रही है, सेम वैसे ही ये कब की बात है, ये बात है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की। चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि अकाल भी आएगा अगर, तो वो क्या करता था, वो जो आपकी फसलें होती थी या आप ऐसे मानिए कि जो खाद्यान्न होता था, खाद्यान्न, उसको क्या करके रखता था, उसको बफर स्टॉक बना के रखता था। जो भी एक्स्ट्रा खाद्यान्न है, ये आपको कोषागार दिख ही रहे अन्य के जो कोष्ठागार हैं, तो यहाँ पे बफर स्टॉक बना के रखता था। जैसे आज के टाइम पे हम रखते हैं कि अगर अकाल कभी पड़ गया या कभी ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, खेती नहीं हुई लगातार 2-3 साल, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए। सेम वैसे ही ये यहाँ पे जानकारी मिलती है। इससे ये भी पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके टाइम पे, अकाल के टाइम पे कैसे वो क्या करते थे, राहत कार्य करवाते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास को जानने के लिए कि मौर्य काल में कैसे प्रजा का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको ये सारी चीजें, ये मिलेगी सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा उत्तर प्रदेश में। याद कैसे करेंगे, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, गौरा से आप करिए गौर। ठीक है, गौर किस बात पे करना है, गौर इस बात पे करना है कि उत्तर भारत में मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो हमें गौर करना है कि उत्तर भारत में हमेशा क्या पड़ते रहे हैं, अकाल आते रहे। ठीक है, आप देखेंगे बंगाल वगैरह वाले इलाके में काफी अकाल आया है, तो आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, आप गौर करेंगे कि उत्तर भारत में क्या हुआ है, हमेशा अकाल आता रहा है। इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हम हमेशा कोष्ठागार बना के रखते हैं, अन्न को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अन्न को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और कब से करना है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये गौर करने वाली बात है कि उत्तर वाले इलाके में हमेशा भारत में क्या आता रहा है, अकाल आता रहा है। उसके लिए कब से आता रहा है, मतलब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से बफर स्टॉक बना के रखा है, अन्न को स्टोर करके रखना चालू किया था। तो ये कहाँ मिल जाएगा आपको, सोहगौरा में, है ना, गौर करने वाली बात है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। सोहगौरा भी उत्तर प्रदेश, भीतरी भी उत्तर प्रदेश। इसमें क्या मिलता है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, पहली बात। अब ये गुप्त लिखा हुआ है, मतलब सीधी बात है ये गुप्त काल से रिलेटेड है ना। तो अभी हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीजें जानते चलिए। स्कंदगुप्त गुप्त काल से रिलेटेड हो गया। भारत पर होने वाले पहले हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण जो थे वो विदेशी थे और बहुत ही कट्टर बर्बर टाइप के थे, तो उनके आक्रमण की जानकारी मिलती है किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में, कि उन्होंने वो हमारे मतलब भारत पे हमला किया, स्कंदगुप्त ने लड़ाई की, उनको हराया भी। ये कहाँ मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके हूण थे और स्कंदगुप्त का आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्कंदगुप्त, उत्तर प्रदेश और भीतरी, इन सबको रिलेट करना है। तो यहाँ पे उत्तर में जो हूण थे वो उत्तर में कैसे आ गए थे, उत्तर के भीतर आ गए थे। भीतर कैसे आ गए थे, काफी गुप्त रूप से आ गए थे, है ना। या स्कंद को आप याद कर सकते हैं कि स्कंद नामक व्यक्ति था, उसने बताया कि जो हूण है वो उत्तर वाले इलाके में आ गए हैं, उत्तर वाले इलाके के भीतर आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, गुप्त रूप से। ठीक है, तो स्कंद गुप्त आपका एक साथ हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार फिर एक लाइन आपको इमेजिन करनी है। स्कंद ने बताया, स्कंद नाम का एक व्यक्ति, उसने बताया कि जो हूण है वो उत्तर वाले इलाके के भीतर आ गए हैं गुप्त रूप से। तो आपको ये भी याद रहेगा कि गुप्त काल से रिलेटेड है। मान लीजिए अलग से पूछा गया ये क्वेश्चन कि भीतरी जो है, भीतरी स्तंभ लेख किस समय से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे किससे रिलेटेड है, गुप्त काल से रिलेटेड है। उसके अलावा हूणों से संबंधित है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में है तो आप उत्तर वाले इलाके में करेंगे, है ना। तो ये आपकी लाइन पूरी हो जाती है।
वैसे अगर मैं बताऊं मेन चीज आपको क्या याद रखनी है तो ये कि भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है और हुणों के आक्रमण की जानकारी देता है। ठीक है, जैसे सोगौरा जो है वो दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी देता है, कोष्टागार की जानकारी देता है कि बफर स्टॉक था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राहत कार्य जो किए जाते थे उसकी जानकारी देता है। ठीक है, फिर आता है आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा सागर में, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, एरन अभिलेख क्या बताता है? ये आपका पहला अभिलेख है जो मतलब लिखित साक्ष्य देता है। हम किताबों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिल रहा है, प्रथम साक्ष्य सती प्रथा का। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर में बड़े अच्छे से लिखाया गया है कि कैसे जब आपका ये भानुगुप्त है, गुप्त शासक ही आपका, ये कम से कम 510 हम एडी की बात कर रहे हैं, है ना, ईसा की बात कर रहे हैं, मतलब काफी बाद की बात कर रहे हैं। तो 510 ईस्वी में क्या होता है? भानुगुप्त, यहीं पे आपके हमले हो रहे होते हैं गुप्त साम्राज्य पे। तो यहाँ पे इनका एक सेनापति होता है गोपराज, और गोपराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जो है वो करती हैं सती, और इसके बारे में वर्णन मिलता है एरन अभिलेख में। अब याद कैसे करेंगे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमें मिलता है कहीं पे, है ना। तो इसको आपको करना है, एरन का आप सिर्फ और सिर्फ रण उठाइए कि जब रण में जाते हैं, ठीक है, जब रण में जाते हैं, रण में जाएंगे तो क्या होगा, रण में हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रण में गया था कौन? भानु का फ्रेंड गया था। भानु का फ्रेंड कौन है? गोपी, गोपराज का आप गोपी कर सकते हैं। तो भानु का फ्रेंड जो है गोपी, वो कहाँ गया था? रण में गया था, युद्ध में गया था। तो एरन का आप रण बना सकते हैं। तो क्या हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उसकी जो पत्नी है, पत्नी क्या करती है? उनकी पत्नी सती करती है, सती होती है। ठीक है, तो ये आपको एक साथ रिलेट करना है। एरन सागर में है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सागर जैसा उनके ऊपर दुख आ गया था, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि ये जो एरन है, एरन किससे रिलेटेड है? सबसे मेन बात सती प्रथा से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि एरन अभिलेख, सती प्रथा। दूसरा ये कि किस टाइम से रिलेटेड है, तो गुप्ता डायनेस्टी, भानुगुप्त। फिर उसके बाद ये गोपराज वगैरह बहुत बाद में आते हैं, इसके बारे में बहुत कम पूछने के चांसेस हैं, है ना। और स्थित कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थित कहाँ है, तो सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आता है आपका मंदसौर अभिलेख, जो कि दशपुर अभिलेख के नाम से भी फेमस है। याद रखिएगा, मंदसौर में आपको और भी अभिलेख मिलेंगे, तो यहाँ पे दशपुर अभिलेख अगर आता है तो लोकेशन क्या रहेगी आपकी? मंदसौर। मंदसौर मतलब यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जानकारी क्या मिलती है, मतलब एमपीपीएससी में याद रखिएगा, इससे घुमा फिरा के 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसी से मंदसौर अभिलेख, आपके दशपुर अभिलेख से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2 से 3 बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहली बात तो जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों की, कि रेशम बुनकर जो थे वो गुजरात वाले इलाके को छोड़कर कहाँ आते हैं? ये श्रेणियां मतलब उस टाइम पे व्यापारियों को कहते थे। तो रेशम बुनकर के जो व्यापारी थे वो गुजरात छोड़ के कहाँ आते हैं? मंदसौर वाले इलाके में आते हैं। वहां आके क्या करते हैं? वो सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं। और ये किस टाइम पे हो रहा होता है? ये हो रहा होता है कुमार गुप्त के टाइम पे। कुमार गुप्त आपकी गुप्ता डायनेस्टी है ना, तो कुमार गुप्त के टाइम पे हो रहा होता है। इससे ये पता चलता है कि कैसे शुरुआती दौर में, गुप्त काल में, जहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इकोनॉमिक तरीके से बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे, बाद में गुप्त काल मतलब कुमार गुप्त के आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई, जो उनका विदेशी व्यापार था वो इतना कम हो गया कि यहाँ से रेशम बुनकर जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, मंदसौर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेन क्या चीज याद रखनी है? एक तो याद रखना है दशपुर अभिलेख कहाँ मिलेगा? मंदसौर, मध्य प्रदेश। दूसरा रेशम बुनकर से संबंधित है। तीसरा सूर्य मंदिर बनवाने का साक्ष्य मिलता है। चौथा कुमार गुप्त से संबंधित है। पांचवा जो एमपीपीएससी में और पूछा जा चुका है कि ये पहला, इसमें क्या मिलता है आपको? एडवर्टीजमेंट मिलता है ना, मतलब पहली बार ऐसा एडवर्टीजमेंट टाइप का दिया गया था, तो ये पहला प्रमाण मिलता है एडवर्टीजमेंट का। एक ये भी फैक्ट है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करना है आपको, यहाँ पे रेशम बुनकर, यहाँ जो कुमार है, कुमार गुप्त का आप सिर्फ कुमार उठाइए। जो कुमार है वो क्या है? बहुत ज्यादा मंदसौर का आप मंद कर सकते हैं। ठीक है, कुमार जो है बहुत ज्यादा मंद है, और कुमार जो है मंद है वो क्या करता है? रेशम का काम करता है। मंद है तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन रेशम का काम कर लेता है।
रेशम का काम करता है, सूर्य मंदिर में जाके पूजा वगैरह करता है, ठीक है, पूजा वगैरह करता है, लेकिन वो इतना मंद है कि उसको हर एक काम जो है 10 बार समझाना पड़ता है। 10 बार क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंद है। तो ये 10 बार जो है वो 10 पुर क्या रहा है के लिए लिखा है। मंद मतलब मंदसौर, कुमारगुप्त हो ही गया, रेशम, रेशम बुनकर, सूर्य मंदिर आपका सूर्य मंदिर का निर्माण, ठीक है। तो ये आपके साथ जितने भी फैक्ट हैं सब एक लाइन में आ गए। और अगर एक बार आप इमेजिन कर लेते हैं ना, तो वो स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कुमार नाम का लड़का है, बहुत ज्यादा मंद है, उसे हर एक चीज 10 बार समझानी पड़ती है। अब वो क्या काम कर रहा है? वो रेशम का काम करता है, शाम को जाके सूर्य मंदिर में पूजा करता है, ठीक है। ये हो गई इसकी कहानी। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। याद रखिएगा ये दोनों है, गिरनार या जूनागढ़। कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात वाले इलाके में, ठीक है। ये है किससे संबंधित? तो यहाँ पे 3 लोगों के साक्ष्य मिलते हैं। रुद्रदामन का, ठीक है, एक रुद्रदामन प्रथम है जो शक रूलर है। यहाँ पे आपका एक स्कंदगुप्त के बारे में है, यहीं पे आपके जूनागढ़ अभिलेख में ही, और उसी में आपको अशोक के बारे में भी मिलता है। मतलब एक ही अभिलेख में, ऐसा ऊपर मान लीजिए अशोक का लिखा हुआ है, उसके नीचे इसका आपका ये आता है, रुद्रदामन आता है, उसने लिखवा दिया, उसी के बाद आपका स्कंदगुप्त आएगा तो उसने भी लिखवा दिया, ऐसे चल रहा है ना एक ही आपके अभिलेख में। तो यहाँ पे जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें जो सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है वो रखनी है सुदर्शन झील। जो बार बार क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। मतलब एक झील थी, अब देखिए गुजरात वाले इलाके में पानी ज्यादा हो नहीं, गिर नहीं रहा है ना, तो वहां पे प्रजा के लिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई जाती है एक झील, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन झील। उसके बाद अशोक जो है उसको रेनोवेट कराता है, पुनर्निर्माण करवाता है। उसके बाद आपका रुद्रदामन प्रथम आएगा, वो उस इलाके का राजा रहेगा, तो वो भी क्या करवाएगा? रेनोवेट करवाएगा, और वो बताएगा इस चीज को लिख के जूनागढ़ अभिलेख में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, अभी मैंने पुनर्निर्माण करा दिया। सेम वही क्या करेगा? फिर स्कंदगुप्त आएगा, स्कंदगुप्त आएगा, फिर वो बताएगा कि मैंने भी पुनर्निर्माण कराया है, ठीक है, और ये सारी चीजें आपके अभिलेख में लिख देगा, ठीक है। तो ये जो है 3 लोगों की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से, आपके स्कंदगुप्त की, रुद्रदामन प्रथम की और अशोक की, ठीक है। उसके अलावा मिलती है जानकारी सुदर्शन झील की, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? जूनागढ़ गिरनार वाले इलाके में। यहाँ पे रिलेट कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो आपका रुद्र है, रुद्रदामन का रुद्र उठा सकते हैं, स्कंद है, स्कंद नाम का एक व्यक्ति है, और अशोक है, ठीक है। 3 नाम तो आपके ये हो गए। उसके अलावा आपको जूनागढ़ भी करना है, जूनागढ़ रिलेट करना है, और यहाँ पे गिरनार भी करना है, ठीक है, गिरनार भी करना है, और एक नाम और आपको मिलेगा सुदर्शन, सुदर्शन भी करना है, ठीक है। इतने सारे नाम आपको रिलेट करने हैं एक साथ। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं कि जो अशोक है, सुदर्शन है, स्कंद है, ये तीनों क्या है? काफी रुद्र स्वभाव के हैं, ठीक है, रुद्र स्वभाव के हैं। और जूना का आप चाहे तो चूना भी कर सकते हैं, है ना, चूना कर सकते हैं। अब रुद्र स्वभाव के हैं या रुद्र हो जाते हैं जब उनके ऊपर चूना वगैरह गिर जाता है, रिलेट कर सकते हैं। अब अच्छा यहाँ पे नाम जो है आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। रुद्रदामन हो गया, ठीक है, रुद्र हो जा रहा है। रुद्र कौन कौन हो रहा है? स्कंदगुप्त है, एक अशोक नाम मिलेगा आपको, और एक सुदर्शन मिलेगा, सुदर्शन झील के लिए, है ना। तो ये आपको रिवाइज तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी रिलेट करने की कोशिश करें, नाम ही 3-4 हो जा रहे हैं। आप दोस्त भी उन सबको बनाएंगे तो भी आपको नाम पूरे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे रुद्रदामन प्रथम है, अशोक है, स्कंदगुप्त है, सबसे रिलेटेड हो गया आपका क्या? सुदर्शन झील, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। फिर कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे अभी सुदर्शन झील का ही है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको यहीं पे रुद्रदामन में बताया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले करवाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त। अब मौर्य नहीं लिखा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त के अलावा प्रथम द्वितीय भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो सीधी बात है एक ही ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तो यही सही मानेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, किस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है? मैंने आपको बताया ही ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे 3-4 मैंने नाम लिख दिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, बीपीएससी, सीडीपीयू, एमपीपीएससी में आया है, यूजीसी नेट में आया है। तो आपको अभी मैंने बताया किस में है, भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। यहाँ पे रण से आप याद रखिएगा, सती प्रथा, जब रण में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद महिलाएं क्या करती हैं? सती करती हैं। तो ये हो गया आपका सती प्रथा का भानुगुप्त का एरण,
अभिलेख। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन ज्यादा इसलिए भी नहीं रखे हैं जैसे बहुत ज्यादा लंबा खींचे नहीं, सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिलेंगी। याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है ब्राह्मी एकेडमी का, वहां पे एक साथ आपको मिलेंगे। मतलब जैसे ही आपको मैंने अभी ये धार्मिक और गैर धार्मिक वाले जितने भी स्रोत हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा तात्विक वाला जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा तो वो एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ब्राह्मी एकेडमी चैनल जो है वहां पे। अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल, आपको लग रहा है कि हाँ चीजें अच्छी हैं और कंटिन्यू करना चाहिए, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।